चीज़ वापस आनी चाहिए. आई होप इट कम्स बैक. इन एनी इवेंट वी हैव मिस्टर पाठक फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी फ्रॉम नागपुर. पाठक साहब नमस्कार. 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 नमस्कार सर, कैसे हैं सर, कैसे हैं? नमस्कार. जय सिया राम, हर हर महादेव. सिया राम, हर हर महादेव. सर, इंटरनेशनल योगा डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. सभी को सर, पूरे देश को, आप लोगों को भी, प्रधानमंत्री जी की वजह से पूरे दुनिया में आज योगा डे मनाया जा रहा है. हम सभी लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं. और श्रीनगर में थे आज तो मोदी जी, श्रीनगर में योगा किया उन्होंने, डल लेक के बिल्कुल सामने. बिल्कुल सर. और क्या संदेश गया पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में क्या संदेश गया सर, जबरदस्त. कश्मीर में सब शांति है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ है, टेंशन नहीं है मतलब. और सिर्फ उतना ही नहीं है सर, उन्होंने वहां आश्वासन भी दिया कि जल्दी ही आप असेंबली इलेक्शन के लिए भी वोट करेंगे. जी बिल्कुल, वो तो आपको करवाना ही है. सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी सितंबर तक, सितंबर 30 तक वो होना ही चाहिए. दैट इज द ऑर्डर. लेकिन सरकार उसके लिए कटिबद्ध है सर. सरकार वहाँ पे पूरी तरह से ये तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए. नोटिफिकेशन भी जल्दी आएगा. जी, आना भी चाहिए. और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वहाँ पे डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, जो अभी तक प्रॉमिस की गई थी डेवलपमेंट. और डेवलपमेंट तो काफी हो रही है सर. डेवलपमेंट में ऐसा नहीं कि आप देखिए ना, 2014 तक, 2004 से 2014 तक सिर्फ पत्थरबाजी होती थी, आतंक होता था. वहाँ आज 2 करोड़, पिछले एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक गए हैं. 2 करोड़ से 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक वहाँ गए हैं. तो वहाँ के स्थानीय लोगों को कितना फायदा हुआ होगा. जो लोग पिछले 40 साल में 2 करोड़ पर्यटक नहीं जा पाए थे, वो 1 ईयर्स में 2 करोड़. सर 1947 के बाद वहाँ पे डेवलप हुई होगी. 1947 से लेकर के आज तक सबसे ज्यादा पर्यटक गए हैं एक साल में कश्मीर में. जबरदस्त हुआ है. और तो और छोड़िए, अभी भी जो बॉलीवुड की जो खबर है वो मैं आपको बता देता हूं सर. लोग इंतजार कर रहे हैं, ऑल द बड़ी होटल्स आर बुक्ड. वो शूटिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सर. लोकेशंस आर बुक्ड. आज की तारीख में ये हो गया है, यहां से लोकेशन बुक्ड है कश्मीर में, गुलमर्ग में, पहलगाम में. ये हालत है अभी. वहां पहले कोई जाने को तैयार नहीं था. एक्सपेंसिव भी हो गए लोगों को, बिकॉज़ ओवर बुक्ड हो गए. सर बजाज साहब जी, आप देखिए, सरकार अगर चाहे तो क्या से क्या हो सकता है. जिस कश्मीर में लोग जाने से डरते थे, जिस कश्मीर को लोग पूरी तरह से मानते थे कि भारत से एक तरह से कट गया है, किसी घर पे तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लाल चौक पे तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था. आज वहां की डेमोग्राफी और वहां की पूरी परिस्थिति चेंज हो गई है. ये सरकारों का विल पावर होता है. ये सरकारें होती है जो राष्ट्र के प्रति समर्पित सरकारें हैं. उस सरकार का परफॉर्मेंस क्या होता है. सबसे बड़ी बात इसमें आती है पाठक जी, अजय पाठक जी, मैंने कश्मीर पे रिपोर्टिंग करी है बहुत सालों से, बहुत बार गया हूं सर. सबसे बड़ी बात होती है ईमानदारी. पहली बार वहां पर ईमानदारी से काम हो रहा है. क्लियर आपको बता रहा हूं. अभी तक क्या था, जितनी भी सरकारें आई कश्मीर में, वो कश्मीर को लूट के लेके गई, कश्मीरियों को लूटा. पहली बार सरकार आई है जो ईमानदारी से काम कर रही है और ये कह रही है और बहुत क्लियर है कि भाई आप हिंदुस्तान में हैं, दैट इज नॉट निगोशिएबल. सीधी बात है. नंबर 2, अब आप बताइए आपको क्या चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं. बहुत जबरदस्त चीज हुई है ये. और ये आई थिंक द एंटायर क्रेडिट goes A to Mr. Modi and to Mr. Amit Shah. On that there is no doubt. 100% उनको क्रेडिट जाता है. और उन्होंने जो विल पावर दिखाया प्रधानमंत्री जी ने, वो किसी के पास नहीं था. आजादी के, जैसा आपने बताया, आजादी के बाद से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ वहां लोगों को 3 घराने थे, वो 3 घरानों के पास बजट जाता था. पांच घराने थे, वो अपनी प्रॉपर्टी सिर्फ बनाते थे, सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी बनाते थे और अपने लिए पैसे कमाते थे और लोगों के हाथ में पत्थर और बंदूकें थमाते थे, लोगों को भड़काने का काम करते थे. लेकिन आज देखिए, आज वहां का युवा योग कर रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ कदम ताल कर रहा है. प्रधानमंत्री जी ने, प्रदीप जी, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी का जो एक्स अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट जो है, उसमें प्रधानमंत्री जी ने सेल्फी डाली है. वो सारी कश्मीरी लड़कियां हैं वहां पे, सब लोगों ने, मतलब वो
क्या व्हाट अ फैन फॉलोइंग मिस्टर मोदी हैज गॉट। पाठक साहब, दूसरा है कि विरासत और विकास दोनों मोदी जी बोले मेरे एजेंडा में है। मैंने विरासत को भी संवारा है और विकसित भारत के सपने भी देखा है। कल ही मोदी जी महाराष्ट्र के पालघर में द बिगेस्ट पोर्ट, वन ऑफ द 10th बिगेस्ट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले विकसित भारत के सपने के बाद क्या वहां उद्घाटन कर दिया। और नालंदा यूनिवर्सिटी, विरासत को संवारने का नालंदा यूनिवर्सिटी, हाउ डू यू सी दिस? विकास और विरासत दोनों मोदी जी के एजेंडा में है। पाठक साहब, सर, नालंदा यूनिवर्सिटी की आपने बात की, आप वो सोचिए कि एक कहानी चल रही है नालंदा यूनिवर्सिटी की कि बख्तियार खान जब बख्तियार खिलजी खान नहीं सर, बख्तियार खिलजी जब तुर्की में बहुत बीमार हो गया, दुनिया भर के उसके जो उस समय के वैद्य थे वो काम नहीं कर पाए, तो एक भारतीय वैद्य जो नालंदा यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने उनको जाकर के कहा कि मैं आपको ठीक कर सकता हूं। उनको उन्होंने देखा और कहा कि ठीक कर सकता हूं, लेकिन बख्तियार खिलजी को यह मंजूर नहीं था कि कोई काफिर मुझे दवा दे और मैं उसको खा करके ठीक हो जाऊं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं आपको उन्होंने कुरान की प्रतियां दी और कुरान की प्रति में उन्होंने दवाई का लेपन किया। उस दवाई के लेपन से कुरान पढ़ करके वो व्यक्ति ठीक हो गया। उससे उसको इतनी कुंठा हुई, इतनी घृणा पैदा हुई कि हमारे लोग पूरी दुनिया पे राज करना चाह रहे हैं और एक भारतीय आकर के यहाँ हमें सिर्फ लेप करके ठीक कर सकता है पन्नों पे। उसने जाकर के, आप जानते हैं कि क्या किया कि वहां 3 महीने तक किताबें जलती रही। 6 महीने तक किताबें जलती रही, वहां के सभी चीजों को नष्ट कर दिया। 10,000 लोगों में से तकरीबन इतिहास मिलता है कि एक 9,000 लोगों का कत्ल कर दिया उसने। जो 1500 वहां पे पढ़ाने वाले गुरुकुल में जो गुरु थे उनको उसने कत्लेआम कर दिया और पूरे तहस नहस कर दिया, समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अग्नि के द्वारा आप अग्नि से आप जला सकते हैं, लेकिन संस्कृति और संस्कार को कभी खत्म नहीं कर सकते। ये पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि जो अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक है वही देश वही देश पाठक जी ये बता दें, वही देश आगे जा सकता है, अन्यथा जो संस्कृति को अपने लेके नहीं चलेगा वो समाप्त हो जाएगा। तो पाठक जी माफ कीजिएगा, एक छोटा सा सवाल है आपसे, जानना चाहूंगा इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नालंदा का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अभी बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन क्यों है? अभी तक चेंज क्यों नहीं किया? अभी तक बख्तियार खिलजी स्टेशन है। वो 10 साल से सरकार है आपकी और अभी 11वां साल लगने वाला है। बख्तियार खिलजी रेलवे स्टेशन है अभी वो नालंदा का जो रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल है सर, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं और जल्दी ही उसका प्रस्ताव आने जा रहा है। आपको जल्दी उसकी भी खुशखबरी मिलेगी। उस जगह का नाम चेंज होकर के नालंदा रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। बहुत जल्दी उसका भी प्रस्ताव होने जा रहा है। लेकिन ये क्या, ये मानसिकता क्या है? ये जान के मैंने सवाल पूछा है आपसे जानना चाहता हूँ ये क्या मानसिकता होगी यार कि अंग्रेजों ने तो नाम नहीं रखा। ये एक मिनट, ये अंग्रेजों ने नाम नहीं रखा, ये 1952 के बाद ये नाम रखा गया। अब किसने रखा होगा आप मुझे बताओ। अरे कौन पागल होगा जिसने बख्तियार खिलजी के नाम से नाम रख दिया यार स्टेशन का? आप बताइए पाठक साहब। सर ये तो 1952 में जो सरकार थी, 1952 में जो 1947 से लेकर के 1970 तक, 1975 तक जो सरकार चली वो तो एक पार्टी की सरकार चली। इसी मानसिकता से ग्रसित थे ना, इसी मानसिकता को तो उन्होंने आगे बढ़ाया, इसी मानसिकता के थ्रू उन्होंने काम किया। आज आप जब सपोज आप प्रयागराज का, इलाहाबाद का नाम चेंज करके जब प्रयागराज करते हैं तो आप देखिए किस तरह के पूरे दुनिया में, पूरे भारत में एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं लोग। क्या क्या चीजें करते हैं, अपनी संस्कृति को कैसे बर्बाद किया जाता है, ये कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता। और कांग्रेस उसी लेगेसी को लेकर के चली है जो मुगलों की लेगेसी थी, जिन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। आप उनकी किताबों में देख लीजिए, पहले शिक्षा मंत्री से लेकर के इनके आखिरी शिक्षा मंत्री की चीजें देख लीजिए। उन्होंने इन्हीं चीजों को प्रमोट किया जो मुगलों ने किया। तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और बंटवारा,
इस देश को जातियों में बांट के रखो, खासतौर से हिंदू और सनातनियों को जातियों में बांट के रखो, और जो हमारा वोट बैंक है उसको मजबूत करके रखो, उसको एक साथ रखो। इसी मानसिकता के थ्रू ये सारी चीजें हुई है प्रजाज साहब। पाठक साहब, शरद पवार जी महाराष्ट्र में मोदी साहब पर बहुत आलोचना करने लगे। पवार साहब, शरद पवार साहब का कहना है कि द डेज ऑफ वन मैन रूलिंग एवरीथिंग इज ओवर। इस इलेक्शन ने वो मिथ को कंप्लीट कर दिया, कैंसिल कर दिया कि मोदी जी अकेले वन मैन सिंबॉलिकली ये डिक्टेटरशिप तानाशाह की तरफ उन्होंने नजर उठाया। तो सेकंड उसने कहा कि देखो मोदी जी को किस बात का इसका सुप्रिया सुले का मार्जिन ऑफ विक्ट्री वाज मोर देन मोदी जी। वाराणसी में जो मोदी जी जीते उससे भारी मात्रा से सुप्रिया जी यहां पर जीते। और तीसरा उन्होंने कहा कि आप मोदी साहब कह रहे कि इंटरनेशनल एरिना में उन्होंने फोन पर जंग रोक दिया, मगर यहां पेपर लीक्स हो रहे हैं, वो मोदी जी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो क्या वजह है कि कंटिन्यूसली शरद पवार साहब का अटैक्स चालू हो गए नरेंद्र मोदी जी पर? देखिए, आपके दो सवाल है, दोनों सवालों का मैं जवाब देता हूं। पहला सवाल है शरद पवार साहब ने जो मोदी साहब के ऊपर कहा। शरद पवार साहब की पार्टी मतलब पूरे महाराष्ट्र की भी पार्टी नहीं है, वो एक रीजन की पार्टी है, वो मराठवाड़ा की पार्टी है, जहां 10 सीटें हैं। उन 10 सीटों में से 6 सीटें वो जीत करके आती हैं। 8 सीटें इस बार जीते हैं। 5 सीटें, 4 सीटें, 6 सीटें जीतते थे, इस बार 8 सीटें जीती है। इस बार 8 सीटें जीत ली है। तो 8 सीटें, वो एक रीजन की पार्टी है, एक मतलब मराठवाड़ा की पार्टी है। मोदी जी के नाम पे 60 सालों के बाद तीसरी बार कोई गवर्नमेंट, हर टाइम 60 साल के इतिहास में तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है। शरद पवार जैसे तमाम लोग, 36 लोग मिलकर के कांग्रेस के साथ लगभग 30 पार्टियों का गठबंधन था, तो भी भारतीय जनता पार्टी के बराबर सीटें नहीं ले आ पाए। भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटें नरेंद्र मोदी जी के फेस पे आई है, और वहां 30 पार्टियों के गठबंधन के बाद में 232 सीटें ले आ पाए। तो ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है। शरद पवार साहब की अपनी राजनीति, वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, उनकी बातों पे ना इस देश को भरोसा है, ना ही महाराष्ट्र को भरोसा है। ठीक है, आज वो लोकसभा में सीटें जीत गए हैं, हमारे वोट परसेंट कम नहीं हुए, लेकिन शरद पवार साहब की बातों का कोई महत्व नहीं है। शरद पवार साहब आज क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोलेंगे, परसों क्या बोलेंगे, उसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक चीज तो है सर, सीधी सादी बात है। दूसरी चीज, एक दूसरा सवाल है आपका जी, जो राहुल गांधी ने किया 56 इंच के सीने पे। ये 56 इंच का सीना ही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। जो प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठता है वो सबसे बड़ा गर्व का विषय है। और 3 बार इस नेहरू खानदान के बाद अगर तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बना है तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। इस देश की जनता ने उनको 56 इंच से बड़ा सीना दिखा दिया है, इसलिए वो उस पे बैठे हैं। ये नैरेटिव ये लोग चलाते रहेंगे, ये कहते रहेंगे। आखिर आज उनको ये मानना पड़ा ना, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को ये मानना पड़ा ना कि इस देश में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जो अपने बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए युद्ध तक रुकवा देता है। ये मानना पड़ा ना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन सर पाठक साहब ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि आपने नालंदा यूनिवर्सिटी को तो पुनर्जीवित कर दिया, या कोशिश तो करिए पुनर्जीवित करने की, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो भारत का भविष्य है, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो भविष्य भारत का, वो बेचारे नीट स्कैम के तहत इतने त्रस्त हैं, कहने की हद नहीं। उनके बारे में तो कुछ करिए। नहीं, देखिए बजाज साहब जी बोलिए सर। निश्चित तौर पर पहली बार किसी शिक्षा मंत्री ने ये नैतिक जिम्मेदारी ली है कि हाँ, जरूर धर्मेंद्र प्रधान जी की कल के पीसी आप सुनेंगे, आज उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि ये मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं चूक हुई है। और जिन लोगों ने ये किया है उसका लिंक भी बिहार से मिला है कि तेजस्वी यादव के पीएस ने तेजस्वी यादव के नाम पे गेस्ट हाउस बुक करवाया था। उस गेस्ट हाउस में पर्चा को पाया गया, चिंटू पिंटू और अलग जितने लोग हैं, सिकंदर से लेकर के, ये सब लोग आरजेडी के लोग हैं।
राहुल गांधी लेकिन जब प्रेस सिर्फ- कॉन्फ्रेंस किए, लेकिन हुआ तो राहुल 3 गांधी जगह पर है ने ना एक बार भी- सर, और तीनों जगह पर बीजेपी की सरकार है। नहीं, वो जहां वो जहां लोग पेपर देखिए, लीक हुआ है वो बीजेपी की सरकार है ना सर। इससे 42 तो आप बार तो इससे इनकार तो नहीं कर 42 सकते बार ना। 42 बार राजस्थान में पेपर लीक हुआ। कितनी बार राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? 42 बार। 42 बार 5 साल के अंदर 42 बार पेपर लीक हुआ। राहुल गांधी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की? प्रियंका जी ने कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की? बताया कि उन्होंने क्यों पेपर लीक हुआ। ये जो 60 गांठ है, ये 60 गांठ, और इसका जो किंगपिन है वो बिहार में बैठा हुआ है। आप देखिएगा 10 दिन 15 दिन में वो सारी चीजें सामने आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 8 जुलाई को हेयरिंग होने वाली है। उस 8 जुलाई के हेयरिंग में सारी चीजें कंप्लीट होगी। उसमें सरकार एफिडेविट देगी कि क्या क्या चीजें हुई है और कहां तक गई है। मैं तो सरकार से खुद ये मांग कर रहा हूं कि सरकार को इस पर एक श्वेत पत्र ले आना चाहिए, सारी चीजें सबके सामने करना चाहिए। तो यहाँ पर एक और चीज बता दें पाठक साहब, क्योंकि यही डिस्कशन चल रहा है, तो ये भी चीज बता दें कि उत्तर प्रदेश में रिक्रूटमेंट के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, पुलिस की रिक्रूटमेंट हो, क्लर्क्स की हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हो, वो 18 बार पेपर लीक हुए हैं सर उत्तर प्रदेश में। ये कैसे हो रहा है? ये कौन सा गैंग है? मुझे तो लगता है माफिया का गैंग है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जान करके लीक किया जा रहा है ताकि रिक्रूटमेंट ना हो सके, तो सरकार का पैसा बच जाए, क्योंकि आप रिक्रूटमेंट करना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपने इतनी वैकेंसीज रखी हुई हैं सारे सरकारी महकमे में। सर बताएं प्लीज। देखिए, योगी जी की सरकार ने अभी आज की कैबिनेट में एक निर्णय लिया है। वो एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आप 15 दिन के अंदर देखिएगा वो सिस्टम डेवलप हो जाएगा। पूरा फुल प्रूफ सिस्टम डेवलप हो रहा है। जो माफिया है पिछली बार पकड़े गए थे, पिछली बार के जो पेपर लीक हुआ था उसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, वो 17 के 17 लोग जेल में गए हैं। अभी एक ऐसा योगी जी करने जा रहे हैं कि वो इंडिया के लिए भी मेरे ख्याल से एक रोल मॉडल बनेगा कि किस तरह से परीक्षाएं होनी चाहिए, किस तरह से चीजें होनी चाहिए। आप ये देखिएगा कि वो ऐसा फुल प्रूफ एक सिस्टम बनेगा कि जिसमें सारी समस्याओं का हल निकलेगा, यूपी के साथ साथ पूरे देश में। इंतजार करिए, ये सारी चीजें समाप्त होने वाली है। थर्ड जो हमारी गवर्नमेंट बनी है तीसरी बार, इन समस्याओं से पूरी तरह से निजात पा जाएगा। पाठक साहब, मगर महाराष्ट्र के समस्याओं को कैसे आप सुलझाओगे? महाराष्ट्र में 28 जगह पर आप लड़े, सिर्फ 9 जगह पर आप जीते। देवेंद्र फडणवीस जी ये तो कह रहे हैं कि एमवीए और महायुति के डिफरेंस सिर्फ 1% से कम है, बट दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग। वो सेटिस्फाइंग है ही नहीं, बिकॉज आज ओबीसी आंदोलन भी शुरू हो गए। ओबीसी के लक्ष्मण हाके जी भी आंदोलन में बैठे हैं, उधर मराठा समाज के मनोज जरांगे पाटिल आरक्षण में बैठे हैं। भुजबल साहब प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऑब्जेक्शंस टू कुणबी मराठा सर्टिफिकेट्स, उस ऑब्जेक्शन, तो सब जगह एक टर्मोइल चालू है पूरे महाराष्ट्र में। कैसे इससे निकलकर विधानसभा 2 महीने के बाद है, अक्टूबर में विधानसभा इलेक्शन है, तैयारी क्या है? बिकॉज देवेंद्र फडणवीस जी जिस प्रकार से बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। पंकजा मुंडे को राज्यसभा में भेजे, ये कभी ऐलान ओपन पब्लिक में होता ही नहीं है जो फडणवीस साहब ने कहा। क्या ये सब दिख रहा है कि नथिंग इज राइट इन बीजेपी महाराष्ट्र? पाठक साहब। प्रदीप जी देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थिति जो है वो जरूर इस बार हमारे अनुकूल नहीं रही। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो सबसे बड़ा जो मुझे कारण लगता है कि ये जो इसमें संविधान बदल देंगे, इसका एक नैरेटिव इन्होंने खड़ा किया। और दूसरा जो गारंटी कार्ड भरवाए, आज उस पे ये लोग कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है। इन्होंने एक तमाम तरह की रिपोर्टें आ रही हैं, अभी धीरे धीरे वो सार्वजनिक भी होंगी, कि तमाम एजेंसियां इन्होंने हायर करके उनके थ्रू लोगों तक इन्होंने फार्म पहुंचा करके गारंटी फार्म इन्होंने भरवाया कि हम उस गारंटी कार्ड के थ्रू आपको 8,500 रुपया देंगे। ये फर्जी चीजें इन्होंने किया और फर्जी चीजें चलाया। अब धीरे धीरे पब्लिक इसको समझ रही है कि देखिए, ये लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए, झूठी चीजें की। ये अपने को बचाने के लिए किसी तरह से, इनका अस्तित्व दांव पे लगा था
तो एन केन प्रकारेण इन्होंने इस तरह की चीजें नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। विधानसभा के मामले में विधानसभा में निश्चित हम पिछले 2 बार से 2014 और 2019 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर के महाराष्ट्र में आए हैं। ये लगभग 40 साल के महाराष्ट्र के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी अकेली ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में 2024 के अक्टूबर के विधानसभा में जो 105 सीटें हैं हमारी, उससे भी ज्यादा सीटें हम जीत करके ले आएंगे। ये हमारा संकल्प है। और बूथ बूथ तक हम ये इसका एक सर्वे कर रहे हैं, सर्वेक्षण कर रहे हैं कि हमसे कहाँ प्रॉब्लम खड़ा हुआ। बहुत सारी समस्याएं थी, उसमें से हमको अभी ये पता चला है कि क्या क्या समस्याएं थी, उससे हम पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित ही देवेंद्र जी और बावनकुळे जी के नेतृत्व में हम एक बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं और जो गलतियां हमसे हुई उसको सुधार करके हम आगे चलेंगे और हम सब सिंगल लार्जेस्ट और पार्टी आपस का जो दिखाएंगे। मनमुटाव है सर, आज फॉर एग्जांपल छगन भुजबल जी ने बहुत आक्रामक तरीके से बात करी है आरक्षण को लेकर के, मराठा आरक्षण को लेकर के। आज भी लक्ष्मण हाके जी बैठे हुए हैं कुपोषण पे, उन्होंने भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं वो ओबीसी के लिए। दूसरी तरफ झरंगे पाटिल जी भी बोल रहे हैं कि मैं भुजबल का राजनीतिक करियर जो है वो खत्म कर दूंगा। तो सब कुछ आखिर में देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर आने वाला है, किस तरीके से बैलेंस करेंगे वो पाठक साहब। देखिए सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, चिंता मत करिए। सब कुछ कहाँ से वो चीजें हो रही है, इस महाराष्ट्र की जनता को भी धीरे धीरे पता चल रहा है कि चीजें कहाँ से वो करवाई जा रही है, किस तरह से फंडिंग हो रही है, कैसे इन सब चीजें हो रही है। धीरे धीरे इन सब चीजों पे पब्लिक समझ जाएगी और पब्लिक धीरे धीरे समझदार हो रही है, समझ रही है ये। और देवेंद्र जी के नेतृत्व पे कोई सवाल नहीं है। देवेंद्र जी ने जो काम करके दिखाया, लेकिन देवेंद्र जी ने तो बार बार कहा है कि भाई मुझे पार्टी का काम करने दीजिए, मुझे महाराष्ट्र में पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, मैं क्यों, आप किसी और को बना दीजिए डिप्टी सीएम, ऐसा करके बोला। देवेंद्र जी के नेतृत्व में भी बावनकुळे जी काम कर रहे हैं, हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों को देवेंद्र जी के नेतृत्व पे पूर्ण तरह से विश्वास है। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही आज काम हो रहा है। देवेंद्र जी के सब लोग पीछे खड़े हैं, ऐसा नहीं है। पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र जी के पीछे ही पूरे कार्यकर्ता खड़े हैं और देवेंद्र जी बावनकुळे जी की जोड़ी के साथ ही सब लोग काम कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये कंफ्यूजन फैलाने का काम करते हैं कुछ लोग, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सब लेकिन बार बार अजीत दादा पवार के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने और शिंदे साहब की सेना ने उनकी वो मदद नहीं की जो कि करनी चाहिए थी चुनाव के दौरान, जिसकी वजह से उनको सिर्फ एक ही सीट मिली, वो भी सुनील तटकरे साहब अपने बलबूते पर जीत के आए। बाकी जगह वो हारे क्योंकि आप लोगों से जो कोऑपरेशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पाठक साहब देखिए, ये चुनाव लोकसभा का निकल गया, अभी विधानसभा की तैयारी चल रही। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। मेन है कि उप मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, उनका महत्व है। वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, वो इस तरह की का कोई चीज वक्तव्य उन्होंने नहीं दिया है। वो हमारे साथ खड़े हैं पूरी तरह से। हमारा जो तीनों लोगों का गठबंधन है, शिंदे साहब का, अजीत पवार का और भारतीय जनता पार्टी का, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा में दोबारा हम। पाठक साहब, बस शरद पवार साहब इज द मोस्ट कॉन्फिडेंट। शरद पवार साहब कह रहे हैं कि अब चुनाव होगा विधानसभा का 155 सीट्स एमवीए विल टेक, एमवीए को हासिल होगा 155 सीट्स। बोले कि ये जो लोकसभा के आप पोजीशंस देखोगे इस वोट शेयर के हिसाब से हमारा 155 सीट्स निकलता है एंड वी आर गोइंग टू बी इमर्ज एज विक्टोरियस। बिकॉज आज भी किसानों के समस्या का हल हुआ नहीं है, चाहे वो सोयाबीन का हो या कॉटन फार्मर्स का हो, अनियन फार्मर्स का हो या दूध विक्रेता हो, उन सब एग्रीकल्चरल जो एग्रेरियन क्राइसिस है अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। और यही एग्रेरियन क्राइसिस एमवीए को फिर सत्ते पर लेके आएंगे। उन पूरा जब शायद वहां पर गए बारामती में उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि तैयार रहिए, जिस प्रकार से लोकसभा जीता अब विधानसभा हमको जीतना है और आसानी से जीतेंगे। कैसे देखते हो शरद पवार जी के स्टेटमेंट्स? देखिए, शरद पवार जी जब 2.5 साल की सरकार चलाए, जिसमें सुपर मुख्यमंत्री थे उन्होंने, तो कितना किसानों की मदद किया।
उस सरकार बनाने से पहले गांव गांव घूम करके फसल हाथ में उठा करके और कीचड़ में जा करके उन्होंने देखा कि ये चीजें हुई। लेकिन सरकार बनने के बाद उन्होंने 2.5 साल क्या किया किसानों के लिए, कौन सी राहत किसानों को दे दिया। किसान जानते हैं कि 15 साल जब शरद पवार साहब सुपर मुख्यमंत्री होकर के सरकार चला रहे थे, तब तो किसानों को कोई उन्होंने राहत दिया नहीं महाराष्ट्र के अंदर। न किसानों की आत्महत्या रुकी, न किसानों के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया, न किसानों के लिए कोई इस तरह की स्कीम निकाली। 5 साल की जो आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार चली, उसी में सबसे ज्यादा किसानों को प्रॉफिट हुआ, सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ। गांव गांव में किसानों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और गांव गांव में नल का कनेक्शन दिया गया, फ्री में दिया गया, नलकूप लगाया गया, बावड़ी बनाई गई और सभी चीजें हुआ। तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, इनकी बातों पे किसान न विश्वास करेगा, न अर्बन में न रूरल में कोई विश्वास नहीं करेगा। हाँ ठीक है कि लोकसभा में उनकी सीटें हमसे कुछ ज्यादा आ गई, वो धोखे से आई है, झूठ बोल करके आई है, लोगों को छलावा दे करके आई है, झूठे आश्वासन देकर के आई है। तो ये पब्लिक ये सब जानती है कि झूठे आश्वासन पे कुछ नहीं होता है। उनको आज ये पता चल गया है कि इनको हम वोट दे करके वो पछता रहे हैं, कि इनको इनके छलावे में फंस गए हैं। इस बार पाठक साहब कहने का मतलब ये हुआ, पूरी तरह से सरकार बनी। कहने का मतलब ये, क्योंकि 3 स्टेट जो हैं वो जाएंगे चुनाव के लिए अभी। एक मुझे लग रहा है वो क्या, झारखंड में, हरियाणा में और महाराष्ट्र में, ये तो 3 स्टेट हो गए, और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव उसके कराने। बाद दिल्ली, उसके बाद दिल्ली जी। तो क्या दिल्ली तो सर अगले साल है, दिल्ली अगले साल जनवरी फरवरी में अगले साल है दिल्ली। मतलब मैं अभी इसी साल की बात कर रहा हूँ। तो इस साल 3 स्टेट है। तो इस साल में क्या लग रहा है सर आपको, ये 3 के 4 स्टेट में बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी सर? बीजेपी देखिए, बीजेपी तो पूरी तरह से चारों स्टेट में अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार है। और उसमें कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी देखिएगा पहली बार फुल मेजोरिटी की सरकार बनेगी। मैं आपको ये आज आपकी डिबेट में लिख करके दे रहा हूं। जिस तरह की शांति, जिस तरह की चीजें वहां पे आजादी के बाद हुई है, वो जरूर वहां के लोग ये महसूस कर रहे होंगे। पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर के, मतलब उस पार के कश्मीर, मैं उस पार के कश्मीर की बात कर रहा हूं जो पीओके है, वहां से लेकर के और पंजाब बॉर्डर तक, वो लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि पहली बार आजादी के बाद उनको ये आभास हुआ है कि हमको भी आजादी मिली है। पाठक साहब, लुक एट दोस पिक्चर्स, आजादी मिली है। वो तस्वीरें देखिए पाठक साहब, तस्वीरें देखिए मोदी जी जी जी, वो तस्वीर आ रही है। तस्वीर अपने आप में दुनिया को आकर्षित और अचंभित करने वाली तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं। ये कश्मीर के अंदर ये कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि डल झील के किनारे इतनी बहनें प्रधानमंत्री जी के लिए खड़े होकर के, प्रधानमंत्री जी उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। ये तो कल्पनाओं से बाहर था वहां पे। लेकिन आज की परिस्थितियां ऐसी हैं, आप देखिएगा, ये जो युवा है वहां का, कश्मीर का, वो ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बने और यहाँ पूरी तरह से शांति हो। वो मुख्य धारा में जुड़ चुका है। वो क्यों फिर उन्हीं लोगों को वोट करेगा, उन परिवारों को वोट करेगा, 5 परिवारों को जिन्होंने कश्मीर के युवाओं को, उनके भविष्य को, उनके माता पिता को, उनके भविष्य को छलने का काम किया, आज उनको गर्त में डालने का काम किया। क्यों उनको चुन करके देगा? मैं उम्मीद करता हूं पाठक साहब कि इस बार असेंबली के जो इलेक्शन होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हर जगह पर होंगे, क्योंकि लोकसभा में आपने किसी को खड़ा नहीं किया था। कश्मीर में 100% होंगे। आप देख लीजिएगा, एक एक विधानसभा, सारी की सारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा। ये मैं आपको वचन देता हूं, आप देख लीजिएगा। क्या बात है पाठक साहब। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का जो हेड ऑन क्लैश चल रहा है, कोलिशन चल रहा है, उसमें कुछ सुधार आए ताकि यू कैन परफॉर्म बेटर। आरएसएस से सपोर्ट आपको रहेंगे तो शायद यूपी में रिजल्ट्स कुछ और होते, अलग अलग देश में, प्रदेश में रिजल्ट कुछ और होते। मोहन भागवत जी से लेके ऑर्गेनाइजर जो आपके है, तो अलग अलग जहां से आए हैं क्रिटिसिज्म, क्या उसको सॉल्व करने का कोई मार्ग निकल रहा है?
देखिए समन्वय बैठक। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया का और विपक्ष का गढ़ा हुआ ये मनगढ़ंत चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ में कोई किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, मनभेद और किसी तरह का कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कपोल काल्पनिक चीजें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। संघ हमारा प्रेरणा स्रोत है और संघ के साथ ही मिलकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। संघ का कि आज जो सब इस देश के प्रधानमंत्री पद पे जो बैठे हुए हैं वो संघ के प्रचारक रही है, जो मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं वो संघ के प्रचारक रही है, एबीवीपी से निकले हुए लोग हैं, हम लोग संघ की विचारधारा के लोग हैं, संघ को मानने वाले लोग हैं। ये सारी की सारी चीजें कपोल काल्पनिक है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पूरी तरह से संघ हमारे साथ है, हम संघ के साथ हैं। जो संघ कहेगा, जो संघ बोलता है, जो संघ की विचारधारा है, उसको हम पूरी तरह से पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। इसमें कोई बट नहीं है, ये सारी चीजें कपोल काल्पनिक, इसमें कोई सत्यता नहीं। थैंक यू सो मच सर। अजय पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मजा आता है आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको धन्यवाद सर, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, हर हर महादेव। Well, that was something new. The BJP says there are no differences at all with the RSS. Probably there was a Samanvay meeting in Yes. Palakkad, Kerala, That's where right. they must have come together. And And Prime they- Minister Modi was very, very about the very fact that nobody is going to talk anything about what Mohan Bhagwat said, and nobody is going to say anything against the RSS. We're solving, and probably they've solved it. Nobody talks about it anymore. Yes, and they said so. There is no difference at all. There aren't any differences with the RSS. So we didn't hear anything. We didn't read anything. We didn't hear anything. And we didn't hear Mohan Bhagwat ji says, परम कर्तव्य है आपका मणिपुर को ठीक करना। और अब इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि जो लोग अहंकारी थे, श्री राम ने उनको सत्ता तो दे दी लेकिन पूरी सत्ता नहीं दी, और जिन लोगों ने श्री राम पर विश्वास नहीं किया उनको सत्ता नहीं दी। मतलब and Ratan Chadha did not write that article in Organizer. Nobody read it. That's it. But I love those pictures, very frankly. I love those pictures. Mr. Modi with those kids and all those ladies over there doing yoga on the banks of the Dal Lake. That was really interesting. He's always on the go. I mean, there's no time to go back, go back. जो बोलते flashback देखो. I don't think Mr. Modi ever does it. He's always, I don't think so either. He's always leading for the front. That's right, absolutely. But I wish he had enough people in the organization also who could work with him and like him. I know it's difficult, but all the same. We were always discussing before the elections, if you remember. ये figure कहाँ से आएंगे? नहीं हम सब आते। लोग बात कर रहे थे. नहीं आते। And probably Mr. Modi also knew in the hearts of hearts ये जो बोल रहे हैं नहीं होगा. जी. But he somehow managed to come back the third time. And Well, but he's back. yes, he's back. Irrespective of anything else, he is back. That's it. Mr. Modi is back. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, एंड प्लीज कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स। वी लव रीडिंग योर कमेंट्स, वी लव रीडिंग योर फीडबैक। और वो घंटी भी बज गई है, वो क्या है, वो बेल आइकन जो है उसके ऊपर जरा क्लिक कर दीजिएगा। दैट्स इट। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, जय सिया राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव।